हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम क्रैक एकेडमी में। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इकोनॉमी एंड मार्केटिंग के टेस्ट नंबर 9 के बारे में। अगर इससे पीछे का टेस्ट आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये सभी टेस्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको टेस्ट के रूप में लगाना है और आप अपना मार्क्स ज़रूर बताइएगा आपको कितना मार्क्स आया। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन प्लानिंग प्रोसेस। मतलब इंडियन के जो प्लानिंग प्रोसेस है इसका फर्स्ट ब्लूप्रिंट क्या है, मतलब जो पहला रूपरेखा था किसको माना जाता है। तो पहला जो रूपरेखा माना जाता है ये विश्वेश्वरैया योजना को माना जाता है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको एक बात को ख्याल रखना है यहाँ पे कि एम विश्वेश्वरैया के द्वारा 1934 में इनके द्वारा एक बुक लिखा गया था। उस बुक का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया। क्या नाम था? प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया नाम था उसका। ठीक है, इसी बुक में इन्होंने बताए थे कि जो भी अभी भारत का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसको इंडस्ट्री के तरफ भी थोड़ा शिफ्ट करना चाहिए। मतलब जो एग्रीकल्चर है उसे किधर शिफ्ट करना चाहिए, तो इंडस्ट्री के तरफ शिफ्ट करना चाहिए। और यहाँ का जो श्रमिक है मतलब जो लेबर है उसे भी किधर के तरफ शिफ्ट करना चाहिए, तो इंडस्ट्री के वर्ग की तरफ, उद्योग वर्ग की तरफ किधर शिफ्ट करना चाहिए। तो ये चीज़ें कहाँ बताए थे एम विश्वेश्वरैया? तो प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया बुक में बताए थे। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। यहाँ से एक चीज़ें आपको ये याद रखना है कि प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया कब लिखा गया था एम विश्वेश्वरैया के द्वारा, तो 1934 में लिखा गया था। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि विच स्कीम इज प्रपोज टू लंच फॉर टेक्सटाइल सेक्टर अंडर यूनियन बजट 2021-22। 2021-22 के तहत यूनियन बजट के तहत कौन सा स्कीम लंच किया गया है, किसके लिए? तो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। तो इसके लिए लंच किया गया, मित्रा स्कीम लंच किया गया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो मेगा इंडस्ट्री टेक्सटाइल पार्क स्कीम हो जाएगा। मेगा इंडस्ट्री टेक्सटाइल पार्क स्कीम आपको याद रखना है। और इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, जितना भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा दिया जाएगा ताकि वो आगे बढ़े। ठीक है, ताकि मतलब देश का ग्रोथ उससे अच्छा हो सके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि इन इकोनॉमी डिक्शनरी द प्लानिंग कमीशन इज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग? तो देखिए पहले यही चीज़ प्लानिंग कमीशन के नाम से था, मतलब पंचवर्षीय योजना के नाम से सब कुछ चलता था। उसके बाद मोदी जी के आने के बाद क्या कर दिया गया, प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग में चेंज कर दिया गया। तो आपको इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखिए इसमें आपको कन्फ्यूज खाली यहाँ पे करेगा, जो ट्रांसफॉर्मिंग है ना, ये आपको अच्छे से याद रखना। कई एग्जाम में मैं क्वेश्चन देखा हूं कि यहीं से कंफ्यूज करता है इसी वर्ड से, तो आपको ये याद रखना है। अगर आपसे ये पूछ दे कि प्लानिंग कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और नीति आयोग का कब हुआ था? इसका नीति का हुआ था, तो ये हुआ था 1 जनवरी। कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन होते थे? तो इसका भी प्राइम मिनिस्टर होते थे। और नीति आयोग के भी चेयरमैन कौन होते थे? प्राइम मिनिस्टर ही होते, अभी नरेंद्र मोदी जी है। आपको यहाँ से एक क्वेश्चन बताना है क्या कि नीति आयोग के अभी सीईओ कौन है। क्या बताना है आपको कि सीईओ कौन है नीति आयोग के? समझ गया बातों को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेबी रेगुलेट एनी मनी पूलिंग स्कीम वर्थ, मतलब उसका कितना वर्थ होना चाहिए आपको बताना है ऑप्शन में से। और मोर एंड अटैच एसेस्ट इन केस ऑफ नॉन कॉम्प्लियंस। ठीक है, तो इस केस में कितना मतलब होना चाहिए मनी स्कीम के, मतलब इस स्कीम के तहत कितना मनी होना चाहिए, इसमें कितना वर्थ का मनी होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 100 करोड़ का होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि डिवेल्यूएशन मीन्स क्या होता है। तो देखिए डिवेल्यूएशन तो हम आपको अच्छे से पढ़ा रखे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ क्वेश्चन है तो हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। देखिए डिवेल्यूएशन में क्या होता है ना कि कोई भी देश का करेंसी होता है उसका वैल्यू डाउन किया जाता है अदर देश के करेंसी के कंपेरिजन में। तो देखिए इसमें होता है क्या, मेन किस लिए किया जाता है, तो ये देश के मतलब गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। क्योंकि इसमें क्या उनका थिंकिंग क्या होता है कि हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और इम्पोर्ट को क्या करना है, कम करना है। एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और इम्पोर्ट को कम करना है, जिससे क्या होगा ना कि हमारे देश का जो सामान है, जो मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ चीज़ है, वो दूसरे देश में जाकर बिके और दूसरा देश वाले हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा सामान ना बेचे। इसीलिए ये चीज़ें किया जाता है। इसमें क्या होता है ना कि देश का जो जीडीपी होता है ये इंक्रीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होता है।
और ट्रेड का भी जो कंडीशन है ये भी सही हो जाता है इसके करने की वजह से, ठीक है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है कि लोअरिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ मनी, मतलब करेंसी मनी इन कंपेरिजन टू, मतलब अदर जो करेंसी मनी है ना उसके, जैसे कि मान लीजिए कि डॉलर है अभी, तो डॉलर के कंपेयर में जो भारत का रुपया है वो मतलब कितना है, सपोज कीजिए, मेरे को बात बताते हैं कि सपोज कीजिए 75 रुपया है, तो इसको क्या किया जाएगा ना कि उसके कंपेरिजन में इसका वैल्यू कम कर लिया जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा ना कि यहाँ का सामान जो था अब सस्ता हो जाएगा, तो ये चीज़ें दूसरे देश में जाकर के जल्दी से बिक पाएगा, मतलब एक्सपोर्ट हो जाएगा, फाइनली बढ़ जाएगा। और उसके वजह से क्या हो जाएगा, जब हमारे देश का वैल्यू करेंसी गिर जाएगा तो दूसरे देश का जो एक्सपोर्ट है वो हमारे देश में नहीं कर पाएगा, दूसरे देश वाला, मतलब हमारे देश में इंपोर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे देश का वैल्यू करेंसी गिर गया है, जिसके वजह से क्या होगा कि देश का कंडीशन जो है, मतलब जो ट्रेड कंडीशन है वो सुधर जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा, यानी कि लोअरिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन कंपेरिजन ऑफ सम फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी कहने का मतलब डॉलर हो गया, यूरो हो गया, इस सब के कंपेरिजन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फ्रीक्वेंटली इन न्यूज हेलीकॉप्टर मनी रिफर्स टू। तो देखिए हेलीकॉप्टर मनी का मतलब क्या था, तो देखिए अभी जो हाल ही में कोविड-19 का जो क्राइसिस था, इसके अंदर बहुत सारे देशों के अंदर क्या हुआ ना कि बहुत चीज़ों की कमी हो गया, मतलब उसका आर्थिक स्थिति जो है बहुत पीछे भाग गया है। तो हेलीकॉप्टर मनी के माध्यम से क्या करना है ना कि जैसे कि जो मार्केट के अंदर जो तरलता है यानी कि लिक्विडिटी है, इन चीज़ों को बढ़ाना है, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ाना, मतलब मनी का सप्लाई आरबीआई के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि लोगों का परचेजिंग पावर जो होगा बढ़ जाएगा, यानी कि कंजम्पशन रेट बढ़ जाएगा। तो उसमें क्या होगा ना कि देश के आर्थिक व्यवस्था फिर से क्या हो जाएगा कि मतलब रिटर्न आने लगेगा। समझिए बातों को। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि प्रिंटिंग लार्ज सम ऑफ मनी एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू पब्लिक। जब पब्लिक के पास मनी जाएगा, पैसा जाएगा, तभी तो क्या करेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सामान को खरीद पाएगा, और खरीदेगा मतलब क्या, परचेजिंग पावर मार्केट के अंदर बढ़ेगा, तो फिर ट्रेड क्या होने लगेगा कि ट्रेड अच्छा से चलने लगेगा, फिर देश का आर्थिक विकास भी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से सुनिए, ये नया क्वेश्चन है, आपके लिए भी नया हो सकता है, इसको हम थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे, आप अच्छे से देखिए। देखिए टेक ऑफ स्टेज इन इकोनॉमी मीन्स, देखिए टेक ऑफ स्टेज का मतलब क्या होता है ना, ये एक्चुअली इकोनॉमी का जो 5 स्टेज होता है उसमें से ही तीसरा स्टेज होता है। कौन सा स्टेज होता है, तीसरा स्टेज होता है। इसका मतलब क्या होता है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टडी ग्रोथ इन बीइंग। देखिए स्टडी ग्रोथ का मतलब जैसे कि अब ग्रोथ जो हो रहा है ना एक यूनिफॉर्म में हो रहा है, मतलब ना ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, ना ज़्यादा नीचे हो रहा है, ना ज़्यादा ऊपर होता है, और ये तभी होता है जब एक देश अच्छे से समृद्ध हो जाता है, तब होता है, ठीक है। तो देखिए इसका 5 स्टेज कौन कौन है, थोड़ा सा आप देख लीजिए, हम शॉर्टे में आपको बताएंगे, लेकिन आपको सुनना जरूरी है। देखिए पहला जो स्टेज हो जाएगा आपका, ये ट्रेडिशनल सोसाइटी हो जाएगा। देखिए ट्रेडिशनल सोसाइटी की मतलब बात करें तो जो पहले जमाना का चीज़ था, जहाँ पे क्या था, तो लिमिटेड नंबर ऑफ क्या था, टेक्नोलॉजी था। कैसा था, टेक्नोलॉजी कैसा था, लिमिटेड नंबर ऑफ था, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास का फैसिलिटी नहीं था। दूसरा नंबर पे देखिए, दूसरा नंबर पे बात करें तो जैसे कि ये टेकअप जो है स्टेज, ये तीसरा नंबर में आता है। तो टेकअप स्टेज से पहले एक प्री टेक ऑफ स्टेज आता है। प्री टेक ऑफ स्टेज में क्या होता है कि जैसे कि ट्रेडिशनल स्टेज से थोड़ा आगे बढ़ जाता है, यहाँ पे क्या होता है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होने लगता है मार्केट के अंदर, अब चीज़ों यहाँ से ज़्यादा बढ़ने लगता है, बिकने लगता है सब कुछ, मतलब इकोनॉमी का ग्रोथ थोड़ा बढ़ जाता है। अब देखिए तीसरा नंबर पे क्या आ गया ना कि टेक ऑफ स्टेज आ गया। टेक ऑफ स्टेज में अब चीज़ें स्थिर हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि अब जो गवर्नमेंट के पास पैसा है वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करने लगा, तो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट में करने लगा, जैसे कि बड़ा बड़ा इंडस्ट्री बनाने लगा, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने लगा, ठीक है। जैसे कि रोड का स्ट्रक्चर अच्छा करने लगा, रेल का स्ट्रक्चर अच्छा करते, यहाँ क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो मतलब यहाँ अब इकोनॉमी स्थिर हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि ये चीज़ें से बेनिफिट होगा लेकिन एक लॉन्ग टर्म में होगा, अभी तो नहीं हो रहा है ना। तो यही होता है, एक स्थिर इकोनॉमी हो जाता है। अगर मैं चौथा की बात करूं तो यहाँ ड्राइव मैच्योरिटी होता है। क्या होता है, ड्राइव मैच्योरिटी होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि जो भी इंडस्ट्री बना अभी सबका वाइडर लेवल पे, मतलब एक अच्छे खासे लेवल पे सबका विकास होने लगता है, कमर्शियल लेवल पे चीज़ें चलने लगता है, तो इससे देश का अब क्या हो रहा है, आगे विकास होने लगा। 5वें नंबर पे लास्ट में क्या होता है ना, 5वें नंबर पे अब ये क्या होता है, जब सब कुछ हो गया, इसके मतलब अब इंडस्ट्री बन गया, सब कुछ इंटरनेशनल ट्रेड भी होने लगा थोड़ा बहुत, तब क्या होगा, हाई मास प्रोडक्शन होने लगा। हाई मास प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि अब सब कुछ हो चुका है, सब टेक्नोलॉजी आ चुका है, एग्जिस्ट कर चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बन चुका है देश का, इसके मतलब अब इसका इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड ज़्यादा अच्छा होने लगेगा। तब क्या होगा कि मतलब इसका हाई मास प्रोडक्शन करना पड़ेगा, जो भी इंडस्ट्री है वो हाई मास प्रोडक्शन करने लगा, जो चीज़ें बनाता था बेचने के लिए वो ज़्यादा लेवल पे बनाने लगा। तो यही हो जाएगा इसका पाँचों के पाँचों क्या हो जाएगा कि मतलब स्टेज हो जाएगा इकोनॉमी का। चलिए अगला देखते हैं।
देखिए आपका 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 8वां नंबर क्वेश्चन है व्हेन एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी डज नॉट इंकरेज इकोनॉमिक ग्रोथ इट इज रिफर्स है। तो मतलब क्या होता है, देखिए मॉनेटरी पॉलिसी होता है ना, इस पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है, तो लिक्विडिटी ट्रैप जो होता है इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है मॉनेटरी पॉलिसी के। जो मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है तो इस पर एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी ट्रैप का प्रभाव पड़ता है कि मार्केट के अंदर अभी लिक्विडिटी कैसा है, क्योंकि ये भी कंट्रोल आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन जब ये ऊपर नीचे होता है तो मॉनेटरी पॉलिसी को भी आगे पीछे करना पड़ता है आरबीआई को। तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होता है और इसका इफेक्ट जो होता है मॉनेटरी पॉलिसी पे किसका इफेक्ट पड़ता है, तो इसका पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन देखिए, आपका 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हेन एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी डज नॉट इंकरेज इकोनॉमिक ग्रोथ इट डिफर्स एज। मतलब कौन सा इसमें ऑप्शन होगा जो मॉनेटरी पॉलिसी को मतलब ग्रोथ करने के लिए इंकरेज नहीं करता है। तो देखिए इसमें जो लिक्विडिटी ट्रैप जो होता है ये इसको इंकरेज नहीं करता है ग्रोथ करने के लिए। देखिए लिक्विडिटी ट्रैप जो होता है ये बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है किसके ऊपर, तो मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, क्योंकि आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है ये भी आरबीआई के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है और लिक्विडिटी रेशियो जो होता है ये भी मार्केट के अंदर आरबीआई के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। तो ये एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट डालता है, इंकरेज नहीं करता है आगे बढ़ने के लिए या ग्रोथ करने के लिए। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, क्या कह रहा है कि इंडियाज इंटरनेशनल बैंक इज ए टैगलाइन। तो कौन से बैंक की टैगलाइन है कि इंडिया इंटरनेशनल बैंक, तो ये टैगलाइन है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे केनरा बैंक का पूछ ले तो क्या हो जाएगा, टुगेदर वी कैन। केनरा बैंक का टैगलाइन क्या है, तो टुगेदर वी कैन केनरा बैंक का टैगलाइन है। अगर आपसे आईसीआई बैंक का पूछ ले तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा हम है ना, इसका टैगलाइन है। क्या है, हम है ना, इसका टैगलाइन है। अगर आपसे एचडीएफसी का पूछ ले तो इसका क्या है कि वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। क्या है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इसका टैगलाइन है। तो आपको चारों का टैगलाइन याद रखना है। हालांकि हम एक टैग लाइन का वीडियो आपको दिए हैं, उसको आप देख लीजिएगा, वहाँ पे जितना भी इंपॉर्टेंट टैग लाइन था उस सभी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर ऑन बैंक एफडी एंड डिपॉजिट इज इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू। मतलब कितना से कितना कर दिया गया बजट 2020 में, मतलब जो डिपॉजिट था बैंक के इंश्योरेंस का वो कितना कर दिया, इंक्रीज 1 लाख से इंक्रीज करके कितना कर दिया आपसे पूछा जा रहा है। तो 1 लाख से इंक्रीज करके कितना 5 लाख कर दिया गया, कब, तो ये बजट 2020 में कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है फॉर रेगुलेशन ऑफ द इंश्योरेंस ट्रेड इन द कंट्री द गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया है जो इंश्योरेंस को रेगुलेट करे कंट्री के अंदर। तो इसको मतलब ये ऑप्शन सी हो जाएगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, इरडा ऐसे लिख देगा आपको, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इसका फुल फॉर्म भी क्या होगा, तो यही हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ आपको ध्यान रखना यहाँ पे कि इसका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था कौन से एक्ट के तहत हुआ था, तो एक्ट जो आया था 1999 एक्ट था, इसी के तहत इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार इसका हेड क्वार्टर लोग गलती कर देते हैं कि इसका थोड़ा सा हट के है इसलिए। तो इसका हैदराबाद मतलब तेलंगाना में, हैदराबाद के तेलंगाना में इसका मतलब हेड क्वार्टर, ठीक है, तेलंगाना के हैदराबाद में है। और इसका पहले हेड क्वार्टर कहाँ था, तो 2001 से पहले हेड क्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में था। कहाँ था इसका, न्यू दिल्ली में था। और इसके बाद कहाँ चला गया, तो हैदराबाद तेलंगाना में चला गया। ठीक है, अगर सेबी की बात करें तो क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। इसके बारे में हम आपको पहले भी बहुत बार बता चुके हैं, तो इसका एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है। आरबीआई के बारे में मैं बात करूँ तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ था, मुंबई में होता है। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ आरबीआई का, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ठीक है, और इसका काम क्या होता था, जैसे कि मनी के सप्लाई करना, मुद्रा छापना, इशू करना, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, इस सबको भी कंट्रोल करना आरबीआई का ही काम होता है। चलिए अगला देखिए। अगला आपका क्वेश्चन है 12 नंबर। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाई, तो किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है या इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, देखिए ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया था, यानी कि मोदी जी के द्वारा ये चीज़ें लॉन्च किया गया था। और कब लॉन्च किया गया था आपका डेट याद रख लीजिए, तो 9 मई
9 मई 2015 को इसको लॉन्च किया गया था मोदी जी के द्वारा। 21 उम्र के लोगों के लिए वैलिड है, तो 18 साल से लेकर के और 50 ईयर के लोगों के लिए वैलिड है। इसमें प्रीमियम कितना भरना पड़ता है, तो 330 रुपया इसमें प्रीमियम भरना पड़ता है। 330 इसमें प्रीमियम भरना पड़ता है पर ईयर, ठीक है। इंश्योरेंस इसमें कितना का होता है, तो 2 लाख का इसमें इंश्योरेंस कवर किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक शेयर जरूर करिए और आप उस पर मतलब टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। हम वहाँ पे CRM का आपका 3 चैप्टर डाल दिए हैं, चौथा पाँचवा भी डाल देंगे। बाकी जो टेस्ट हो रहा है इसका PDF हम आपको ई-बुक के फॉर्मेट में दे देंगे, ठीक है। तो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिए आप दोस्तों के साथ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय। जय हिंद दोस्तों।